आइए नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका ज्योग्राफी क्लास में। और ज्योग्राफी में पिछली क्लास में टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट हमने आपको बताया था। और आज हम वर्षा के बारे में चर्चा करेंगे। कितने तरह से बारिश होती है, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं और वर्षण क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, जो रेनफॉल है ना, ये क्या है, ये कॉमन चीज़ है। मैंने आपको कहा था कॉन्डेंसेशन जब भी होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है, 100%। सापेक्षिक आर्द्रता को हमने परसेंटेज में निकाला था। ये ह्यूमिडिटी एक ऐसा ह्यूमिडिटी है जिसको हम परसेंटेज में निकालते हैं। और मैंने आपको कहा था ग्राम प्रति घन मीटर में किसको निकालते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को। तो कॉन्डेंसेशन से जब बादल बनता है तो बारिश होती है, दैट इज रेनफॉल। लेकिन वर्षण जो प्रिसिपिटेशन है उसमें क्या है, तो प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है उसमें कॉन्डेंसेशन के उपरांत बनने वाली सारी चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे मान लीजिए बादल तो बना ही, बारिश हुई ही, बारिश के अलावा अगर ओले भी गिर गए, अगर स्नोफॉल भी हो गया, अगर ओस की बूंद भी बन गई, और अगर मैं आपसे कहूँ कि ड्रिजिल हो रहा है, फुहार हो रहा है, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, या फिर फॉग है, या फिर मिस्ट है, तो ये जितनी भी जलवाष्प की कण धरती पे आती है, एटमॉस्फेयर से नीचे गिरती है, उन सब को प्रायः हम वर्षण में शामिल कर लेते हैं। समझ गया? तो प्रिसिपिटेशन इज द कंबाइंड इफेक्ट विच डेवलप्ड आफ्टर कॉन्डेंसेशन। तो ये कंबाइंड इफेक्ट होता है। अब सवाल ये होता है कि प्रिसिपिटेशन जो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, इंडिया में कितना हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि एनुअल रेनफॉल, वार्षिक वर्षा भारत में कितनी होती है, तो अगर आपसे पूछा जाए भारत में एनुअल रेनफॉल कितना होता है, तो एनुअल रेनफॉल का मतलब है एवरेज एनुअल रेनफॉल। एवरेज यानी औसत वार्षिक वर्षा अगर आपसे पूछा जाए भारत में कितनी होती है, तो भारत में होती है 114 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। लेकिन यही चीज अगर मैं वर्ल्ड में कहूँ, ये तो इंडिया है, अगर मैं कहूँ कि वर्ल्ड में कितनी होती है, विश्व में कितनी बारिश होती है, तो ये 102 सेंटीमीटर होती है। अब आप कहेंगे कि सर सेंटीमीटर का क्या मतलब है, कैसे बारिश को मेजर करेंगे। तो बारिश को मेजर करने के लिए ना रेन गेज का सहायता लिया जाता है। अब रेन गेज क्या है, तो कुछ नहीं है, आप भी मेजर कर सकते हैं। सपोज कीजिए एक बर्तन है, बाहर रख दीजिए। सपोज कीजिए 1 घंटे बारिश हुई, और बारिश का पानी इस बीकर में गिरा, पानी नीचे गिरा, और पानी का लेवल यहाँ भर गया। 10 सेंटीमीटर तक नीचे से ऊपर आपने मेजरमेंट किया कि बीकर में पानी भरा 10 सेंटीमीटर, कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो बारिश कितनी हुई है 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में बारिश 10 सेंटीमीटर हुई है। तो अगर मैं कहूँ कि ये बर्तन को छोड़ दीजिए 24 घंटे बाहर, और 24 घंटे में एक औसत आएगा ना कि बारिश इतनी होती है, तो एक दिन का कुछ औसत निकलेगा। उसी तरह से एक दिन का औसत अगर निकल जाए तो एक महीने का औसत निकाल सकते हैं, और एक महीने का औसत निकल जाए तो एक साल का औसत निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो कुछ नहीं, यही होता है जिसको हम कहते हैं रेन गेज। नाम सुना होगा रेन गेज। तो रेन गेज होता क्या है, तो रेन गेज होता है बारिश को मापने की विधि होती है। अब देखिए ये जो मैंने बीकर रखा है ना, तो बीकर का ऊपर वाला जो मुंह हो और नीचे वाला जो मुंह हो, दोनों सेम होना चाहिए, और कीप जो होना चाहिए उसी सरकमफ्रेंस का होना चाहिए। यानी बर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें पानी गिरे कम और फैले ज्यादा, और न ही बर्तन ऐसा होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, ना ही बर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी ज्यादा गए जाए और ऊपर चढ़े ज्यादा। तो बीकर शेप का मतलब ऊपर वाला जो मुख है और नीचे वाला मुख है वो समान होना चाहिए। तो समझ गए। अब अगर मैं कहूँ कि पृथ्वी पे हर जगह बारिश तो समान होती नहीं है, कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है। तो मान लीजिए यहाँ जो बारिश होती है ये 80 सेंटीमीटर होती है, सपोज कीजिए। दिल्ली में वैसे भी अगर आपसे पूछा जाए कितनी बारिश होती है, तो 80 सेंटीमीटर। सपोज कीजिए बगल में एक जगह है मेरठ, अगर मेरठ में भी 80 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, और यहाँ भी नोएडा में भी अगर 80 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, तो मैप में अगर वैसे स्थान को मिला दें एक लाइन से जहां बारिश समान हो रही है, तो मैप में एक ऐसा लाइन खींचिए जिस सिटी में सेम रेनफॉल हो रहा है, सेम सेंटीमीटर का रेनफॉल हो रहा है, उस लाइन को हम आइसो हाइट्स कहते हैं। तो ये जो लाइन है ना,
ये आइसोहाइट्स कहलाता है, याद रखिएगा। क्या कहलाता है? आइसोहाइट्स। आइसोहाइट्स कहते हैं, हिंदी में भी इसको हाइट्स कहते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पूरे विश्व में जो बारिश होती है वो एक ही तरह से होती है या कई तरह से होती है, तो ये जो बारिश होती है ना वो कई तरह से होती है, और वही देखेंगे हम आज। तो मेन जो आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो टाइप्स ऑफ रेनफॉल में आइए, विश्व में कई तरह से बारिश होती है और उसी बारिश को हम आज देखेंगे। देखिए कौन सी बारिश होती है। देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग लिख चुके होंगे, इसको मिटा देता हूं। देखिए, जितना भी चीज मैं बता रहा हूं ना उसको आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक रहेगा। तो पहली बारिश जैसे ए, कौन सी बारिश है? कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। कॉन्वेक्शनल, जिसको हम कहते हैं संवहनीय वर्षा, कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनीय वर्षा, ठीक है। दूसरा जो रेनफॉल है उसको हम कहते हैं ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक यानी इसको कहते हैं पर्वतीय वर्षा, समझे। और तीसरा जिसको हम कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल, इसको कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल, समझ रहे हैं। और चौथा है ना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मॉनसूनल रेनफॉल। मॉनसूनल रेनफॉल, तो भारत में जो मानसून है कैसे आता है उसके बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। तो चार तरह का रेनफॉल आप देख लिए, कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल और मानसूनल रेनफॉल। तो एक एक करके आइए देखते हैं इन तीनों को। सबसे पहले कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, समझते हैं कॉन्वेक्शन होता क्या है। सबसे पहले मुझे बताइए, पृथ्वी में सालों भर सबसे ज्यादा वर्षा का क्षेत्र कौन सा होता है? सालों भर अगर मैं कहूँ वर्षा का क्षेत्र कौन सा होता है, सालों भर अगर वर्षा होती है तो कहाँ होती है? इक्वाटोरियल रेनफॉल या विषुवत रेखा में सालों भर बारिश होती है, जो कितने से कितने डिग्री तक होता है? 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। विषुवत रेखा में क्या होता है? विषुवत रेखा में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अब यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज कीजिए यहाँ पे अगर समुद्र है, ये समुद्र है, ठीक है, इसमें पानी है भरा हुआ, ठीक है ना। अगर आप सन की गर्मी इसमें देते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में या इक्वाटोरियल रीजन में गर्मी ज़्यादा है, अगर आप गर्मी दे रहे हैं इसका मतलब है कि ये जो वाटर है ये वाटर इवेपरेट होगा, और इवेपरेट होके क्या होगा? ऊपर उठेगा, उठेगा ना ये, अब उठेगा। इसका मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर चेंज हो गया, किस में? वेपर में। और वेपर को ही हमने क्या कहा था? ह्यूमिडिटी कहा था ना, ह्यूमिडिटी। अब मुझे बताइए, जैसे जैसे ये वेपर ऊपर जाएगा ये क्या हो जाएगा? कॉन्डेंस हो जाएगा, बताया था आपको। जैसे जैसे ये वेपर ऊपर जाएगा सिकुड़ता जाएगा, क्योंकि ठंडा होता जाएगा, और यहाँ पे जाके चेंज हो जाएगा किस में? कौन सी पॉइंट में? तो याद रखिए ड्यू पॉइंट, बताया था ना, ड्यू पॉइंट। कौन सा बिंदु? ओशांक बिंदु। और बताया था कितने % रिलेटिव ह्यूमिडिटी में होता है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए? 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? यही ड्यू बादल के रूप में चेंज हो जाता है। अब मुझे बताइए, ये बादल बन गया, लेकिन ये जो वेपर है यहाँ ड्यू में चेंज हुआ, तो वेपर किस में चेंज हुआ है? वाटर में चेंज हुआ है ना। तो अब मुझे बताइए, अगर वेपर वाटर में चेंज होगा तो यहाँ एनर्जी रिलीज करेगा या गेन करेगा? तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज करेगा। अब यही कारण होता है कि क्लाउड के अंदर भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, और यही बिजली की चमक बनने का कारण बन जाता है। तो यहाँ पे एनर्जी डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है, समझ रहे हैं ना। नोट डाउन कीजिए इसको। तो यहाँ पे जो बारिश होने लगती है इसको हम कॉन्वेक्शनल कहेंगे। क्यों कहेंगे कॉन्वेक्शनल? कॉन्वेक्शन होता क्या है? दो चीजें होती हैं, जब भी कोई चीज गर्म होता है तो या तो कंडक्शन विधि से होता है या फिर कन्वेक्शन विधि से होता है। कंडक्शन का मतलब क्या है? कंडक्शन का मतलब है कि लोहे के रॉड को, उसके एक सिरे को चूल्हे में डाल दीजिए तो आपका हाथ भी गर्म हो जाएगा। ये कंडक्शन मेथड से गर्म हो रहा है ना, चालन विधि जिसको कहते हैं। एक पार्टिकल्स गर्म हुआ, दूसरे को गर्म किया, फिर तीसरे को गर्म किया, इस तरह से आपका हाथ तक पहुंच गया गर्मी। कॉन्वेक्शन का मतलब क्या है? कॉन्वेक्शन का मतलब जो पार्टिकल गर्म हुआ ना वही वहां चला गया और वहां उस क्षेत्र को गर्म कर दिया। जैसे एटमॉस्फेयर में अगर गर्मी ट्रांसफर हो रही है तो कौन सी विधि से?
कन्वेक्शन विधि से। इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाटर गर्म हुआ और ये वेपर बन गया, ये वेपर ऊपर जाके फिर ड्यू बना और यहाँ पे एनर्जी डिफ्यूज कर दिया। तो यहाँ एनर्जी आपने दिया, एनर्जी यहाँ डिफ्यूज हुआ। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? कन्वेक्शनल। इसका मतलब है इक्वेटर पे सालों भर कौन सी करंट चलती रहेगी? कन्वेक्शनल करंट चलती रहेगी, संवहनीय धारा चलती रहती है। समझ गया ना? कौन सी धारा चल रही है? कन्वेक्शनल करंट। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए विषुवतरेखीय क्षेत्र में सालों भर वर्षा होने के कारण कौन सी धाराएं हैं, तो संवहनीय धाराएं हैं। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल के लिए सबसे परफेक्ट जगह कौन सा होगा? इक्वाटोरियल रीजन। अब मुझे बताइए, ये 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ होता है, तो भारत का कौन सा स्टेट है जो कॉन्वेक्शनल रेनफॉल के लिए जाना जाएगा? मुझे बताइए, कॉन्वेक्शनल रेनफॉल इनमें से किस स्टेट में होगा? बिहार में, एमपी में, जम्मू कश्मीर में, या फिर केरल में? तो केरल में हो सकता है, क्योंकि केरल इक्वेटोरियल रीजन में है। 8 डिग्री से ऊपर 10 डिग्री तक है फैला हुआ केरल। तो ये जो रेनफॉल है ये कॉन्वेक्शनल टाइप से होगा। हमारे इंडिया में थोड़ा सा क्षेत्र में कॉन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। समझ रहे हैं ना आप? अब जरा देखिए, तो कॉन्वेक्शनल रेनफॉल समझ गए। अब आइए ओरोग्राफिक रेनफॉल की बात करते हैं। हाँ, पर्वतीय वर्षा। तो पर्वतीय वर्षा क्या है, जरा देखिए। पर्वतीय वर्षा क्या है इसको देखते हैं। तो इसको हटाइए, अब पर्वतीय वर्षा को देखते हैं। देखिए, ये जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है ना, इसका मतलब क्या है? सपोज कीजिए कि यहाँ एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर है। सपोज कीजिए ये स्ट्रक्चर है, ये माउंटेन है और ये प्लेन है या फिर प्लेट्यूस रीजन है। और इसके बाद ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये है समुद्र का एरिया। सपोज कीजिए, अब देखिए, सपोज कीजिए कभी भी आप बादल को देखेंगे, कहीं भी आप बादल को देखेंगे तो देखते क्या है, वो एक जगह खड़ा रहता है या मूव करता रहता है? तो उसमें मूवमेंट होता है, यानी एक स्थान से वो दूसरे स्थान बादल जा रहा है। तो कौन लेके जा रहा है? वो विंड लेके जा रही है ना। तो अगर समुद्र के ऊपर अगर कोई भी बादल बना वहां, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी बादल बनता है यहाँ पे, तो इसको विंड्स के द्वारा शिफ्ट कर दिया जाता है कॉन्टिनेंट पे, महाद्वीप पे। और ये महाद्वीप के उस क्षेत्र में आके रुक जाती है जहां स्थलाकृति ऊंची होती है, जैसे पर्वत हो गया या कोई हाई प्लेटिस रीजन है, वहां रुक गया। तो ये यहाँ पे रुक गई और यहीं पे झमाझम बारिश हो गई। तो ये जो रीजन है, ये पर्वत का वह क्षेत्र है जिधर हवा आ रही है। इसको हम क्या कहते हैं? विंडवार्ड। विंडवार्ड या पवनमुखी ढाल। तो पवनमुखी ढाल जो है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। लेकिन जस्ट पीछे अगर मैं बात करूं तो क्या यहाँ पे थोड़ा सा बारिश हो जाएगी? पर्वत का ऊपरी भाग थोड़ा सा बादल प्राप्त करता है जो शिफ्ट होने वाला होता है, यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। ये जो रीजन है ना, इसको कहते हैं हम रेन शैडो। रेन शैडो का मतलब वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र। तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। तो जिधर बारिश हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? विंडवार्ड साइड। और जिधर बारिश नहीं हो रही है उधर वृष्टि छाया क्षेत्र, और उसको हम लीवार्ड साइड भी कहते हैं। लीवार्ड साइड यानी पवन विमुखी ढाल। पवन विमुखी ढाल। पवन विमुखी ढाल। समझ गए? तो ये पवन विमुखी ढाल किधर होगा? जस्ट पीछे होगा। समझ गए? जस्ट पीछे होगा, यहाँ जस्ट पीछे होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया का देखिए मानचित्र आप जानते हैं ना। इंडिया का जो मानचित्र है ये है, ये है, ये देखिए यहाँ पे एक रेंज है। कौन सा है? पश्चिमी घाट। नाम सुना होगा ना। यहाँ पे कौन सा रेंज है? ये पश्चिमी घाट है। ये कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। ये पूरा पश्चिमी घाट है। अब आप अगर मैं कहूँ आपसे कि ये जो रीजन है यहाँ पे, ये कौन सा है? बे ऑफ बंगाल या अरब सागर? तो आप कहेंगे सर ये तो अरेबियन सी है। तो अरब सागर से अगर कोई भी विंड आगे चलती है, जैसे अगर मैं कहूँ
कि अरब सागर से कोई भी हवा अगर इंडिया की तरफ जाएगी तो ये पश्चिमी घाट जो पर्वत है ये रोक लेगा, समझ गए। और पश्चिमी घाट में यहाँ पे झमाझम बारिश होगी, झमाझम बारिश होगी ना यहाँ, यानी महाराष्ट्र से लेकर केरल के कोस्ट तक बारिश होगा। लेकिन ये जो पीछे वाला क्षेत्र है ना, ये क्या कहलाएगा, यहाँ बारिश नहीं होगी। इसको हम क्या कहेंगे, रेन शैडो रीजन कहेंगे, रेन शैडो जोन या रेन शैडो रीजन, वृष्टि छाया क्षेत्र कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक सिटी है मुंबई, नाम सुना होगा मुंबई का, तो यहाँ मुंबई है ना। और इसकी जस्ट पीछे अगर देख लें दूसरी तरफ तो पुणे है यहाँ। तो मुझे बताइए कहाँ कम बारिश होगी, पुणे में कम बारिश होगी और मुंबई में ज़्यादा बारिश होगी। इसी तरह से यहाँ पे एक सिटी है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में, नाम सुना होगा महाबलेश्वर। तो यहाँ बारिश ज़्यादा होती है। जो पीछे बेंगलुरु अगर आप देखेंगे, बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में कम बारिश होती है। तो बेंगलुरु और पुणे ये सब क्या है, ये सब वृष्टि छाया क्षेत्र है। इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा, जब मानसून बताऊंगा, गारो खासी जयंतिया मेघालय के पीछे गुवाहाटी है, वो भी कम वर्षा प्राप्त करता है गारो खासी की तुलना में, क्योंकि वो वृष्टि छाया क्षेत्र में है। इसी तरह से हमारे इंडिया में सबसे कम बारिश होने वाला जो क्षेत्र है वो लेह है, लेह लद्दाख का क्षेत्र है, जिसको हम ड्राइएस्ट सिटी भी कहते हैं लेह को। तो ये भी एक वृष्टि छाया क्षेत्र में है, क्योंकि हिमालय के जस्ट पीछे अवस्थित है, समझ रहे हैं। तो ये सारा जो रीजन है इंडिया का, ये सब वृष्टि छाया क्षेत्र में होता है। तो मानसून में इस चीज को और आप क्लियर करेंगे कि ये जो पर्वतीय वर्षा है, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये कैसे कैसे डेवलप्ड होता है, समझ रहे हैं। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब क्या है, हमारे इंडिया में दो मेजर पर्वत आप जानते हैं, एक तो मेजर पर्वत है पश्चिमी घाट और एक हिमालय, नॉर्थ में आप देखे हैं ये पूरा हिमालय है। तो दो पर्वत अगर नहीं होता, एक हिमालय नहीं होता और एक पश्चिमी घाट नहीं होता, तो इसका मतलब है इंडिया में बारिश 75% खत्म हो जाती और इंडिया का मैक्सिमम क्षेत्र रेगिस्तान बन जाता, नॉर्थ में कोल्ड डेजर्ट बन जाता और नीचे हॉट डेजर्ट बन जाता, क्योंकि इंडिया का आधा जो भाग है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है, तो हॉट डेजर्ट डेवलप करेगा, जैसे हमारा थार रेगिस्तान है हॉट डेजर्ट। लेकिन जो लद्दाख का क्षेत्र है और जो हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ टोटल कोल्ड डेजर्ट डेवलप्ड हो जाता है। इंडिया का मैक्सिमम क्षेत्र पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाता, उत्तरी भारत, समझ रहे हैं ना। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत में किस तरह की वर्षा होती है, तो पर्वतीय वर्षा होती है। विश्व में अगर पूछा जाए मैक्सिमम कौन सी वर्षा होती है विश्व में, तो पर्वतीय वर्षा होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल ही होता है। यानी महाद्वीप पे अगर पर्वत समाप्त हो जाए तो बहुत सारा क्षेत्र है जो सूखाग्रस्त हो जाएगा। पर्वत हमें बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेटिक इफेक्ट देता है हमारे इंडिया में, और रेनफॉल के लिए जिम्मेदार है, और रेनफॉल पे टिका हुआ सारा रिसोर्सेस है जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे बायोडाइवर्सिटी हो गया, हमारे फ्लोरा हो गए, हमारे फौना हो गए, और उसी से हमारा बहुत सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जुड़ा हुआ होता है, आर्थिक विकास जुड़ा हुआ होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अब हम आते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल, यानी साइक्लोनिक रेनफॉल को देखते हैं। ये साइक्लोनिक रेनफॉल क्या है, तो अब आइए साइक्लोनिक रेनफॉल को देखते हैं। इसको मिटाते हैं हम। अब देखिए साइक्लोनिक रेनफॉल, इसको समझते हैं क्या है साइक्लोनिक रेनफॉल। तूफानी वर्षा या चक्रवाती वर्षा इसको कहते हैं। कभी अपने गांव में या घर में या खेत खलिहान में कभी आप देखा है कि हवा एक ही जगह घूम रही है, नाच रही है और ऊपर उठ रही है, कभी देखा है आपने? तो देखा होगा, छोटी छोटी हवा का एक साइक्लिक चलता रहता है, पत्ते घूमते रहते हैं और धूल भी घूमते रहते हैं। ये मॉडल है साइक्लोन का, लेकिन ये छोटा है। इसी का क्षेत्र अगर बहुत विशाल हो जाए तो तूफान ला देगा। लेकिन तूफान बनता कैसे है जरा देखिए, सब सिंपल वे में पहले समझिए, उसके बाद मैं थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा आपको। सिंपल वे में पहले समझा देता हूँ। देखिए पहले क्या है, सपोज कीजिए किसी भी एरिया में एकाएक अगर टेम्परेचर बढ़ गया, सपोज कीजिए यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो गया। हाई टेम्परेचर जैसा ही होगा वहाँ की हवा ऊपर उठने लगेगी और वहाँ लो प्रेशर बन जाएगा, समझ गए।
जैसे ही धरती गर्म होती है तो वहां की हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है और वहां लो प्रेशर बनता है और चारों तरफ से हवाएं उस तरफ चलनी शुरू हो जाती है। तो ये जो हवा है ये सेंटर की तरफ चलनी शुरू हो जाएगी, सेंटर की तरफ चलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, चारों तरफ से हवाएं सेंटर की तरफ चलनी शुरू हो जाएगी। अब बीच में जो हवा आ रही है वो कहाँ जाएगी? तो ये नीचे से ऊपर की तरफ उठेगी, ये ऐसे उठेगी नीचे से ऊपर की तरफ। और आप जानते हैं हवा जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएगी ठंडी होगी। किस रेट से ठंडी होगी? तो नॉर्मल लैप्स रेट, जिसको हम कहते हैं प्रति 1000 मीटर -6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। और कम होता है इसका मतलब है कि ये ऊपर में जाते जाते यहाँ पे कॉन्डेंस हो जाएगी और यहाँ पे बादल बनाने लगेगी। समझ गया ना? यहाँ बादल बनाने लगेगी और यहाँ झमाझम बारिश शुरू हो जाती है, जिसको हम साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं, जो एक बहुत मूसलाधार बारिश होती है। लेकिन अगर मैं इस चीज को कहूं आपसे कि सेंटर की तरफ अगर चारों तरफ से हवा आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे साइक्लोन बनेगा, यानी यहाँ पे चक्रवात बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ कि अगर कहीं की जमीन अगर ठंडी हो गई, ठंडी हो गई इसका मतलब क्या है कि ये हाई प्रेशर बन गया। जैसे मान लीजिए जनवरी का महीना या फरवरी के महीने में आप क्या देखते हैं, हाई प्रेशर डेवलप्ड हो जाता है इंडिया के ऊपर और हाई हाई प्रेशर के कारण यह हवा भारी होती है, तो यहाँ से लो प्रेशर की तरफ हवा चलने लगती है। तो अगर सेंटर हैवी हो गया है, भारी हो गया है, तो यहाँ से हवा बाहर की तरफ चलेगी और यहाँ आसमान साफ कर देगी। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं एंटी साइक्लोन, इसको कहते हैं प्रति चक्रवात। तो प्रति चक्रवात में सेंटर क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। जब भी प्रति चक्रवात बनता है तो याद रखिएगा मौसम एकदम साफ हो जाएगा, आसमान बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं प्रति चक्रवात की दशा में स्काई क्लियर हो जाता है, क्लियर स्काई होगा। और यहाँ पे जब साइक्लोन बनता है तो हैवी रेनफॉल होगा। हैवी रेनफॉल का मतलब है मूसलाधार वर्षा होती है। समझ गए? हैवी रेनफॉल। तो अब सवाल यह है कि साइक्लोन को या हवा को या प्रेशर को, अगर मैं कहूं कि प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का विकास हुआ है? तो बैरोमीटर। तो आप मुझे बताइए, अगर आपको ये बैरोमीटर कहता है कि एकाएक, अगर आपसे बैरोमीटर कहता है कि एकाएक पारा गिर गया, इसका मतलब है कि लो प्रेशर हो गया। और लो प्रेशर हो गया तो मौसम किस तरह का होगा? तूफानी, हैवी रेनफॉल होगा। लेकिन अगर आपसे बैरोमीटर कहता है कि नहीं पारा चढ़ गया है, बैरोमीटर अगर आपसे ये कहता है कि पारा चढ़ गया यानी लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर आ गया, तो मौसम क्या होने वाला है? साफ होने वाला है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब साइक्लोनिक जो रेनफॉल है ये एक ही तरह से होता नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो नॉर्मल फिगर मैंने आपको बताया है, नॉर्मल फिगर, ये नॉर्मल फिगर के अलावा भी इसका कॉन्सेप्ट है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। लेकिन साइक्लोनिक रेनफॉल जब भी बनेगा, साइक्लोन जब भी बनता है तो उसके लिए एक आवश्यक दशा होता है। तो आइडियल कंडीशन क्या है? आइडियल कंडीशन, आदर्श दशाएं साइक्लोन के लिए आइडियल कंडीशन क्या है? साइक्लोनिक रेनफॉल के लिए आइडियल कंडीशन मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। तो सबसे पहले जरूरी है कि फ्रंट का विकास हो। फ्रंट का क्या मतलब होता है? फ्रंट, फ्रंट का मतलब होता है वाताग्र। समझ गए? वाताग्र। अब वाताग्र का मतलब क्या होता है? वाताग्र आपके लिए नया शब्द हो गया। अब वाताग्र होता क्या है? तो याद रखिएगा, दो नेचर की एयर जब भी मिलती है, दो नेचर की एयर जब भी मिलती है, आपस में मिलेगी, उसी को हम कहते हैं वाताग्र। जहां मिलेगी, जहां मिलेगी का मतलब, सपोज कीजिए कि एक तरफ से ये गर्म हवा आ रही है या ठंडी हवा आ रही है, इधर से ये कोल्ड वेव है या कोल्ड एयर आ रही है, और सपोज कीजिए अगर मैं इधर से कहूँ हॉट वेव आ रही है या हॉट एयर आ रहा है इधर से, ये हॉट एयर है और ये कोल्ड एयर है। तो ये दोनों जहां पे मिलेंगे, ये जो रीजन है ना जहां पे मिलेंगे, इस रीजन को हम कहते हैं फ्रंट। समझ गए? इस रीजन को हम कहेंगे फ्रंट। ये देखिए, ये जो बीच वाला रीजन है ना, इसी को कहते हैं हम फ्रंट। अब मुझे बताइए, इधर से ठंडी हवा है, इधर से गर्म हवा है, दोनों अगर मिलेगी तो क्या आसानी से मिक्सिंग होगा इनका? नहीं होगा मिक्सिंग। तो दोनों मिलके ऊपर उठेगी। जैसे अगर मैं कहूँ ठंडी हवा है तो वो भारी होती है, नीचे रहेगी, और गर्म हवा उसके ऊपर
उठ जाएगी। तो ऊपर अगर उठेगी तो सीधे ऊपर उठेगी या गोल गोल घूमते जाएगी? तो आप कहेंगे गोल गोल घूमेगी। लेकिन मैं अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दूं कि भाई गोल गोल क्यों घूमेगी, चक्रवात गोल गोल क्यों घूमता है, तो देखिए उसका एक कारण है। मुझे बताइए, पृथ्वी रुकी हुई है या रोटेशन में है? तो ये रोटेशन में है ना, तो इसकी धरती पे, यानी अगर पूरा सतह घूम रहा है तो इसकी धरती पे अगर दो विंड मिलके ऊपर जाएगी तो इस पे भी कौन सा फोर्स लग जाएगा? रोटेशनल फोर्स। और इसी रोटेशनल फोर्स को हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स, जिसको हम पिछली क्लास में टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट में आपसे बता चुके हैं। तो कोरियोलिस फोर्स का मतलब है कि अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं पैदा होगा, इसका मतलब साइक्लोनिक रेनफॉल हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है। इसका मतलब पृथ्वी के किस क्षेत्र में कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है? बता चुका हूं मैं, इक्वेटर पे जीरो होता है। यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र में ये क्या होता है? फोर्स जीरो होता है। इसका मतलब है कि इक्वेटर पे साइक्लोन तो बनेगा ही नहीं। तो 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ के क्षेत्र को हमने क्या कहा था? डोल्ड्रम। ये कौन सा बेल्ट है? साइलेंट बेल्ट है। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, किसी भी चक्रवात का निर्माण फ्रंट के कारण होता है। इसका मतलब है फ्रंटोजिनेसिस। फ्रंटोजिनेसिस का मतलब है वाताग्र जनन, वाताग्र का निर्माण। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए फ्रंटोजिनेसिस के दौरान होने वाली वर्षा कौन सी वर्षा कहलाती है, तो साइक्लोनिक या चक्रवातीय वर्षा कहलाती है। समझ रहे हैं आप? अब हम आते हैं जो वाताग्र है या फिर चक्रवात है, ये कितने तरह का होता है? तो ये याद रखिएगा, ये 2 तरह का होता है। उसको हम समझाते हैं आपको। इससे पहले थोड़ा राइट डाउन कीजिए, इन सब चीज़ों को राइट डाउन करते रहिए ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगता रहे। राइट डाउन कीजिए। देखिए, जो मेरी क्लास है बहुत सारी सीरियस क्लास होती है, और इस सीरियस क्लास को अगर आपने मेंटेन कर लिया तो मुझे लगता है कि कोई भी एग्जाम आपका ज्योग्राफी के लिए बचा नहीं रहेगा। हर एग्जाम में देंगे। यूँ तो मैं ये बेसिक पूरा करा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद फिर से एक एडवांस सेक्शन आएगा, और उस एडवांस सेक्शन में रह जाइएगा। जितने भी सारे पीसीएस वाले और आईएएस वाले हैं ना, उसको जरूर कीजिएगा। क्योंकि अगर वो कर लेते हैं आप तो पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, ज्योग्राफी के आत्मा को समझ जाते हैं। इसलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसको सब्सक्राइब भी करते रहिए और लाइक भी करते रहिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और लाइक आप करते हैं तो आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव हो जाती है। एनर्जी पॉजिटिव का मतलब है कि दूसरे का सम्मान कर रहे हैं आप, दूसरे को पसंद कर रहे हैं आप, तो दूसरे के दिल में भी आपके प्रति जो चाहत होती है वो बढ़ती चली जाती है। समझ रहे हैं ना आप? तो इन सब चीज़ों को क्लास में भी मैं बहुत कहता हूँ। आप किसी को इग्नोर मत कीजिए, किसी को कभी दुत्कारिए मत, सबसे प्यार कीजिए। वचन ही तो है, तो वचनम किम दरिद्रम, क्यों? तो ये भाव से आप आगे बढ़ते रहिए। तो आइए आगे अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ साइक्लोन क्या होता है। तो इसको आप मेंटेन कर चुके हैं। अब आगे आइए, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए, अब दो तरह का साइक्लोन होता है। साइक्लोन, अगर मैं आपसे कहूं साइक्लोन चक्रवात, तो ये 2 तरह के होते हैं। अब 2 तरह के कौन कौन है? पहला जो चक्रवात है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और दूसरा जो चक्रवात है ना, बी, उसको कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्ण चक्रवात, टेम्परेट साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन, तो सबसे पहले समझिए, यहां पे मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। ये सपोज कीजिए पृथ्वी है। पृथ्वी में मैंने आपको कहा कि ये जो रीजन है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा और ये विषुवत रेखा। तो ये 23.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री। समझ रहे हैं ना? ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री साउथ है। ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये विषुवत रेखा। तो अक्षांश और देशांतर में आपने देखा था कि अक्षांश और देशांतर कैसे डेवलप्ड किए गए हैं, उसको आपने देखा था। अब देखिए, हमारा जो इंडिया है, ये इंडिया यहाँ है, यहाँ है इस पार्ट में। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। जो रीजन है ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का, ये कौन सा रीजन है? ट्रॉपिकल रीजन है।
समझ गए? तो अगर इन दोनों के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कोई साइक्लोन बनता है तो उसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। कुछ केसेस में सन के ऊपर जाने से, यानी 21 जून को अगर ये सन ऊपर शिफ्ट हो गया तो उस दशा में ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्षेत्र थोड़ा ऊपर बढ़ सकता है, जैसे टॉर्नेडो का विकास हो जाता है या फिर हरिकेन का विकास होता है, तो ये सन ऊपर अगर निकल जाए तो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ये ट्रॉपिक्स में ही डेवलप्ड होता है, लेकिन कहाँ डेवलप नहीं होगा, याद रखिएगा, ये डोलड्रम में डेवलप नहीं होता है, यानी एक्सेप्ट डोलड्रम। ये जो क्षेत्र है ना 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, यहाँ पे डोलड्रम का क्षेत्र होता है। तो ये मैंने आपको पहले ही कहा था, डोलड्रम होता है 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, ये डोलड्रम कहलाता है। यही कारण है कि डोलड्रम को हम साइलेंट बेल्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉरलिस फोर्स का प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया। अब इंडिया में आप जानते हैं एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और दूसरी तरफ है अरबियन सी, अरब सागर है। अब सपोज कीजिए अगर हवा इंडिया से वापस जाती है समुद्र की तरफ और समुद्र की हवा इंडिया की तरफ आती है, तो ये एयर ड्राई होगी, यानी शुष्क होगी, और ये मॉइस्ट होगी, क्योंकि ये समुद्र के ऊपर से आ रही है। तो ड्राई और मॉइस्ट दो नेचर की एयर जब कोस्ट के साथ पास मिलती है तो यहां पे आसानी से ये मिक्सिंग नहीं होता है और यहां पे दोनों ऊपर की तरफ उठते चले जाते हैं और यहां पे तूफान का जन्म होने लगता है। तो ये एक तूफान का रूप ले लेता है, टोटल रीजन एक तूफान के चपेट में आ जाता है। तो इंडिया का बे ऑफ बंगाल जो है, तूफान में लौटते मानसून में ये एक्टिविटी होती है, और मानसून लौटता क्या होता है ये मानसून के चैप्टर में, इसके बाद वाला चैप्टर होगा मानसून, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बे ऑफ बंगाल में ही तूफान क्यों आता है। तो यहां पे एक मॉइस्ट एयर मिली, एक ड्राई एयर मिली, जिसके कारण यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन बन गया। इसलिए याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने का संभावना ज्यादा होता है। दक्षिणी गोलार्ध में ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत नगण्य बनते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में विली विली बनता है, उसके अलावा कहीं नहीं बनता। इसका मुख्य कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में या साउथ हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स नहीं पाए जाते हैं, नाम मात्र के कॉन्टिनेंट्स है, समुद्र ही ज्यादा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने के लिए यह जरूरी है कि स्थल और समुद्र का एक मार्जिन मिले उसे। अगर ये मार्जिन नहीं मिलेगा तो फिर फ्रंटल डेवलपमेंट होना मुश्किल होता है, और जिस कारण से फिर ये साइक्लोनिक फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो इंडिया में ये देखें तो ये जो हर साल हमारे यहाँ अक्टूबर नवंबर में तूफान आना शुरू होता है, वो बे ऑफ बंगाल में लौटते मानसून से आता है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ हमारे इंडिया में, ये कौन सा साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये याद रखिएगा, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है महाद्वीप में हमेशा ईस्ट में ही पैदा होता है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। 240 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड्स में भी, प्रति नॉटिकल माइल्स कहते हैं इसको, की स्पीड में भी चल सकता है। 150 से शुरू होता है और 250 या 40 तक जा सकता है। तो इसकी स्पीड जो होती है 150 किलोमीटर से 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसका जो परिधि है, सरकमफेरेंस, ये छोटा होता है किसकी तुलना में, तो 150 से 300 किलोमीटर, किसकी तुलना में, तो ये टेम्परेट साइक्लोन की तुलना में, क्योंकि इसकी परिधि, टेम्परेट साइक्लोन की परिधि तो 3000 किलोमीटर तक होती है। ये काफी, कहा जाता है, डिवास्टेटिव होता है। डिवास्टेटिव का मतलब विनाशकारी होता है, और डेवलप्ड ईस्ट कोस्ट पे ही होता है, डेवलप्ड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट। समझ गए? तो ये 4 पॉइंट्स ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए याद रखिएगा। हमारे इंडिया में साइक्लोन जब भी आता है तो उसका नामाकरण किया जाता है, और वो नामाकरण बेस्ड होता है, जो मेंस के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका नामाकरण होता है। टेम्परेट जो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है, ये विश्व में कई सारे हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा टॉर्नेडो, जैसे नाम सुना होगा हरिकेन। जैसे टॉर्नेडो मिसिसिपी वैली में आता है, मिसिसिपी घाटी में, यूएसए में आता है। हरिकेन गल्फ ऑफ मैक्सिको में आता है, और यूएसए के कोस्टल एरिया जो है, जैसे टेक्सास है या फ्लोरिडा स्टेट है, इसको तबाह करता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि
टाइफून आता है चाइना में, फिलीपींस को बर्बाद करता है, चाइना को जो बर्बाद करता है, जापान को बर्बाद करता है टाइफून। विली विली ऑस्ट्रेलिया में आकर उसको बर्बाद करता है। तो ये सब क्या है, टाइफून ट्रॉपिकल साइक्लोन है। टेम्परेट साइक्लोन कब बनता है, तो जरा देखिए, टेम्परेट साइक्लोन के बनने का जो रीजन है यहां है। आप जानते हैं 60 टू 65, ये जो रीजन है 60 डिग्री नॉर्थ टू 65 डिग्री नॉर्थ, ये जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, सब पोलर बेल्ट। और यहां से ये हवा कौन सी हवा है, तो आपको बताया था पिछली क्लास में, ये है पोलर विंड। और इधर से जो हवा चलती है ये कौन सी हवा है, तो ये पछुआ पवन है। यानी ये जो है ध्रुवीय पवन है और ये कौन सी है, पछुआ पवन है। तो ये पछुआ पवन कंपैरेटिवली हॉट है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। पोलर विंड तो कोल्ड है। तो कोल्ड और हॉट जहां पे मिलेंगे, तो यहां पे आपने देखा कि यहां पे मिल रहे हैं ये कोल्ड और हॉट, और यहां पे साइक्लोन डेवलप्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां फ्रंट डेवलप्ड हो रहा है, फ्रंट, यहां फ्रंट का विकास होगा और बहुत बड़े एरिया में यूरेशिया के क्षेत्र को ढक देता है ये टेम्परेट साइक्लोन। तो यूरेशिया वाला जो क्षेत्र है, आप देखेंगे कि टेम्परेट साइक्लोन का क्षेत्र डेवलप्ड करता है। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन की स्पीड बहुत कम होती है। अगर मैं कहूं कि इसकी स्पीड क्या है, तो 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलता है। और ये डेवलप्ड मैक्सिमम कहाँ होता है, तो याद रखिएगा, मैक्सिमम डेवलप्ड जो होता है ये कहाँ होगा, तो ये नॉर्थ अटलांटिक के ऊपर होता है। और ये यूरेशिया यानी यूरोप के पश्चिमी भागों में बारिश करते करते अंदर की तरफ जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये जो स्पीड है इसकी बहुत कम होती है, इसके लिए, इसलिए ये केवल स्नोफॉल और रेनफॉल के लिए ही जाना जाता है और तबाही बहुत कम होती है। हाँ, किसी पर्वतीय एरिया में या फिर मैदानी क्षेत्र में स्नोफॉल इतना ज़्यादा हो जाए कि तबाही शुरू हो जाए और घर को भी ये ढक दे, बंद कर दे, तो वहाँ भी नुकसान पहुँचा देता है। तो टेम्परेट साइक्लोन याद रखिएगा, इसका जो सरकमफ्रेंस है ये 1000 से 3000 किलोमीटर में होता है। सरकमफ्रेंस 1000 से 3000 किलोमीटर के एरिया में होता है, याद रखिएगा। तो ये है आपका टेम्परेट साइक्लोन, ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन। दो साइक्लोन है जिसको आप समझिएगा, लेकिन ये बेसिक समझाया है। जो फ्रेशनर होंगे वो फ्रेशनर बहुत जल्दी जल्दी समझाने के चक्कर में सोचेंगे कि क्या असर बता रहे हैं, लेकिन आप बार बार अगर इसको देखने की कोशिश कीजिएगा ना तो सारा समझ में आ जाएगा। दूसरा मैं एक और चीज़ बता दूं, जब भी साइक्लोन बनता है तो नॉर्थ हेमिस्फेयर के ऊपर अगर बनेगा और साउथ हेमिस्फेयर के नीचे बनेगा, तो साउथ हेमिस्फेयर में जब भी बनेगा तो साइक्लोन की जो दिशा होगी क्लॉकवाइज होगी। नॉर्थ हेमिस्फेयर में जब भी बनेगा साइक्लोन तो इसकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी, याद रखिएगा। क्योंकि हवा कॉरलिस फोर्स के अकॉर्डिंग मूव करता है, पृथ्वी के रोटेशन के अकॉर्डिंग। तो पृथ्वी का रोटेशन अगर वेस्ट टू ईस्ट है तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में उसका डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और साउथ हेमिस्फीयर में ईस्ट टू वेस्ट क्लॉकवाइज हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये था आपका साइक्लोनिक रेनफॉल तक, यानी 3 टाइप्स मैंने आपको बता दिया है। ये जो मानसूनल रेनफॉल है ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसको आराम से नेक्स्ट क्लास में यानी कल आपको बताया जाएगा। तो मानसून तक बने रहिए और इसको समेट लीजिए और लाइक्स कर दे। लाइक्स थोड़ा जरूरी होता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन मित्रों को जिनका ये चैप्टर छूटा हुआ है, क्योंकि ये फिजिकल ज्योग्राफी का पूरा कॉन्सेप्चुअल सेक्शन है। तो थैंक यू वेरी मच। आज की सभा यहीं समाप्त होती है।